तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। गेम्स के सारे क्लासेस जो हैं हम लोगों की वो हो चुकी हैं। जो 7 गेम्स हमारे इंपॉर्टेंट गेम्स हैं वो 7 की सातों क्लासेस हो चुकी हैं। और इसके बाद में गेम का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, ठीक है, ट्रेडिशनल इंडियन गेम्स कह लो या लोकल इंडियन गेम्स कह लो। ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी जैसे एमआरएस का एग्जाम का जो पेपर हम लोगों ने देखा है उसके बेस पे जो क्वेश्चंस देखे तो लग रहा है कि हाँ इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। एक बार देख लेने में क्या हो जाएगा कि जो डिस्क्रिप्टिव के वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं वो इससे हो जाएंगे, एमसीक्यूज हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन एमसीक्यू तो मैंने बच्चों को दे ही रखे हैं, 200 के आसपास एमसीक्यू मैंने गेम्स के दे रखे हैं, 75 गुना 150 और 100 250, हाँ अप्रॉक्स 250 250 एमसीक्यूज मैंने बच्चों को दे रखे हैं। तो उससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन इन केस अगर मान लो डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, बस कुछ नहीं, एक बार इस वीडियो को देख डालना है, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। ठीक, बाकी आप लोगों को ये तो पता ही है कि पीपीटी में बहुत बेहतरीन बना रहा हूँ। ठीक, एकदम विजुअलाइजेशन है वो आप लोगों का अच्छा हो जाएगा इससे। चलो तो फिर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्वदेशी खेल हैं क्या। तो स्वदेशी खेल व्हाट आर इंडिजिनस गेम्स। तो क्या होता है कि स्थानीय संस्कृति और इतिहास से जुड़े हुए जो गेम्स हैं वो हमारे सांस्कृतिक स्वदेशी गेम कहलाते हैं। जैसे जो हमारे लोकल लेवल पे गेम्स खेले जाते हैं, जैसे कहीं पे गिप्पल हो गई, ऐसे करके गिप्पल जो ऐसे करके बनता है, उसमें ऐसे एक पत्थर का टुकड़ा या लकड़ी की वो होती है, उसको ऐसे फेंका जाता है, फिर एक पैर से लंगड़ी बांध के उसको कूद कूद के इस तरीके से जो कवर किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गिप्पल वगैरह उस तरीके के गेम्स कहते हैं। इसके लिए काम क्या कर रहा है, ये हमारी एक सांस्कृतिक पहचान होती है उस एरिया की या उस तरीके से, क्योंकि जो बेसिकली गेम्स हमारे होते हैं वो सबसे पहले लोकल गेम्स ही होते हैं, बाद में उसमें कोडिफाई होते हैं, उसमें नियम बना दिए जाते हैं, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसका इक्विपमेंट जो है वो फिक्स कर दिए जाते हैं। तो इसलिए वो गेम्स हमारे ग्लोबलाइजेशन गेम्स का हो जाता है। जैसे कबड्डी भी एक समय पे हमारा लोकल गेम ही थी, खो खो हमारा एक टाइम पे लोकल गेम ही थी, लेकिन आज जो है वो हमारा वर्ल्ड लेवल पे खेली जा रही है। खेलो इंडिया ने क्या क्या काम किया है हमारे स्वदेशी गेमों को बढ़ाने के लिए, या एनसीईआरटी ने क्या किया। जैसे एनसीईआरटी ने 2024 में जो है बिल पास किया था कि गेम को हमारा एज अ कोर सब्जेक्ट मतलब एक बेसिक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाए। ये हमारा को करिकुलम एक्टिविटी नहीं रहेगा। जैसे पहले गेम क्या था, वो सह शैक्षिक एक्टिविटी थी, को करिकुलम एक्टिविटी थी कि हाँ खिला दो, पढ़ाई के साथ भी खिला दो। लेकिन अब क्या है कि हमको गेम पढ़ाना ही है, बच्चों को गेम खिलाना ही है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको आगे पता चलेंगी अब। तो चलो बात करते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे इस चीज़ को समझ लो, एक यूपी टेट का एक बैच मैंने डाला है जो टेस्ट सीरीज़ है, 90 डेज टारगेट टू दी पूरी टीच। इसमें आपको मिलेगा 10,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जो बच्चे यूपी टेट की प्रिपरेशन करने चाह रहे हैं आप उन लोगों को ये चीज़ सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे इस कोर्स की फीस मैंने 2099 रखी थी, सॉरी 299 रखी थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसकी फीस कितनी है, 159। इसमें क्या मिलेगा, इसमें टोटल 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 20 फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, पीवाईक्यू बेस्ड शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। जैसे मैंने आप लोग नोट्स तो आप लोग जानते ही हैं मेरे किस तरीके से मैं प्रोवाइड करता हूँ, बढ़िया एकदम, ठीक है। तो वो मिल जाएंगे। डेली प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। अब डेली एमसीक्यूज ऐसे समझ लो कि अगर मैं डेली 100 एमसीक्यू भी दे रहा हूँ ना, तो भी 90 दिन के हिसाब से 9,000 तो एमसीक्यू ही हो जाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि यूपी टेट में अगर नंबर 120 प्लस लाना है, 120 प्लस लाना है तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। और आपके जो भी साथ में यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहा है उसको आप बता दीजिएगा। सब्जेक्ट जो जो कवर है वो भी चाइल्ड डेवलपमेंट, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस और साइंस, सोशल साइंस। मैं बस इसमें मैथ कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैथ के लिए फिर बहुत वो हो जाता है कि एकदम मैथ ओरिएंटेड मुझको सारा काम करना पड़ेगा, ठीक। तो आप लोगों में से जो कर रहा है उसके लिए भी और जो करना चाहता है उसके लिए भी। अब बात करते हैं, वापस आते हैं लोकल गेम्स का जो महत्व है वो हमारे लाइफ में क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। देखो एक तो ये हमारा कल्चरल कंटिन्यूटी को बताता है। कल्चरल कंटिन्यूटी कैसे, कि जो गेम्स हमारे आज से 50 साल पहले खेले जा रहे थे, जो गेम्स हमारे बाबा लोगों ने खेले हैं, ठीक है, वो बाबा लोगों के बाद में बाबा लोगों से पापा वाली पीढ़ी में आए, और पापा वाली पीढ़ी से वो गेम हम लोगों ने खेले। कि जैसे आप जब गाँव वगैरह जा रहे होते हैं, अपने गाँव जाते हैं, या जो आपका बर्थ प्लेस है, जैसे बड़े, मैं टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं लोकल एरियाज़ की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो गेम हमेशा से खेले जा रहे हैं वही गेम खेले जा रहे होते हैं। कि जैसे जल्ली कट्टू हो गया, वो तमिलनाडु का एक गेम है, या एक और वहीं का तमिलनाडु का है, कराली पट्टू, है ना। या एक मार्शल आर्ट की कई सारी फॉर्म्स हैं जो तमिलनाडु में होती हैं, जो लोकल गेम्स होते हैं वो, उनमें एक सांस्कृतिक कंटिन्यूटी होती है। शारीरिक तंदुरुस्ती, फिजिकल फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है इन गेम्स को खेलने में, क्योंकि जो भी गेम्स होते हैं वो हमेशा मोस्टली दौड़ भाग से रिलेटेड होते हैं। कि चाहे वो पकड़म पकड़ाई हो, कि एक बच्चा जो है वो 10 बच्चे गेम खेल रहे हैं, 9 बच्चे भाग रहे हैं, उसमें से एक बच्चा उनको पीछे से पकड़ रहा है दौड़ दौड़ के, तो जो पकड़ लेता है फिर वो दौड़ के पकड़ता है ना। या जैसे चोर सिपाही हो गया, उसमें भी दौड़ भाग करके पकड़ा जाता है, ठीक है। सामुदायिक भावना, कम्युनिटी की स्पिरिट डेवलप होती है, क्योंकि क्लास में जैसे जब कोई भी गेम खेला जा रहा है, जो टीम गेम्स होते हैं या जो कल्चरल गेम्स होते हैं, उसमें हम लोग एक कम्युनिटी
वाली वो चीज़ आती है कि अगर हमने 2 टीमें बना के भी गेम खिला रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, कबड्डी खिला दी हमने बच्चों को, 2 टीम बना दी, इसमें 6 बच्चे हैं, इसमें 6 बच्चे हैं, तो एक सहयोग की भावना होती है कि हाँ यार मेरी टीम है, मुझे अपनी टीम को जिताना है, इसके अंदर भी भावना है मुझे मेरी टीम को जिताना है। अगली बार जब मैंने टीम बनाई तो फिर बच्चे आपस में बदल दिए कि कुछ इसमें कर दिया, कुछ उसमें कर दिया, तो एक टीम वाली जो स्पिरिट होती है वो डेवलप होती है। बाकी इनका एंसेस्टर्स वैल्यूज़ होता है, क्योंकि मोस्टली जो हमारे लोकल गेम्स होते हैं वो किसी ना किसी त्यौहार पे खेले, क्यों मतलब त्यौहार पे होते हैं। जैसे बहुत से धार्मिक त्यौहार है, धार्मिक अनुष्ठान है जिन पे हमारे गेम्स होते हैं। जैसे आप मतलब एक बेसिक मैं बात लेकर के चल रहा हूँ जल्लीकट्टू की, तो जल्लीकट्टू जो है वो तमिलनाडु का पोंगल पे होता है, ठीक है। और ऐसे ही जब वहाँ पे होता है मथुरा और वृंदावन की हम क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे मटकी फोड़ जो होता है कि मटकी मेरी सोसाइटी की मटकी इस बार सबसे ऊंची बंधेगी, जहाँ पे वो ऐसे पिरामिड बना करके ऊपर ऐसे दही हांडी जो होता है, दही हांडी फोड़ने वाला होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत में जो लोकल गेम्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे गेम्स हैं। जैसे बात हम करें थांगता की, थांगता कहाँ का है, थांगता मणिपुर का गेम है। इसमें थांग और ता 2 वर्ड है। थांग का मतलब होता है तलवार और ता का मतलब होता है भाला, भाला मतलब स्पेयर। थांग मतलब तलवार मतलब स्वॉर्ड, और ता का मतलब होता है भाला स्पेयर, ठीक है। ये थांगता मणिपुर का होता है। नागालैंड का केने होता है, केने एक तरीके की कुश्ती होती है। मिजोरम का इंसु कन्वर, इंसु कन्वर कहाँ का होता है, मिजोरम का होता है। मेघालय का ढोप खेल, ढोप खेल मेघालय का है, ढोप खेल मेघालय का है। ढोप खेल से कंफ्यूजन बच्चा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ढोप खेल उसको असम याद हो जाता है, ठीक बात। तो थांगता क्या है, थांगता क्या होता है, ये एक मार्शल आर्ट होता है। थांगता इज़ अ काइंड ऑफ मार्शल आर्ट, जिसमें क्या होता है, थांग मतलब थांग मतलब तलवार, ये थांग होती है, इसको थांग बोलते हैं। और ता मतलब भाला, है ना, तलवार और भाले का गेम होता है थांगता। फिर सगोल कांगजेई, सगोल कांगजेई ये असम का होता है। सगोल कांगजेई ये असम का है, ये असम का गेम है। और इसमें क्या होता है, आधुनिक पोलो का पारंपरिक रूप। इसमें एक बांस की छड़ी होती है, ये बांस की छड़ी होती है, और एक गेंद होती है। तो पोलो के जैसा ही ये होता है। पोलो हालांकि बहुत महंगा गेम है, पोलो जो है वो बहुत महंगा गेम है। पोलो को बोला जाता है कि ये महंगा गेम है और महंगे लोगों का गेम है, ठीक। तो ये हो गई थांगता, सॉरी सागुल कांगजोई। फिर ढोप खेल, ढोप खेल कहाँ का है, असम का है। ढोप खेल असम का है और कुछ मेघालय के कुछ हिस्सों में भी खेला जाता है। तो ढोप खेल असम का है। और ये होता कब है, ये बिहू त्यौहार के होता है। बिहू जब त्यौहार मतलब बिहू जो होता है, बिहू के समय पे ये खेला जाता है, ठीक है। और इसको याद रखना कि इस तरीके का क्वेश्चन भी बन सकता है कि असम ये जो ये मतलब ये ना पूछ करके कि ढोप खेल कहाँ का है, ये पूछा जा सकता है कि ढोप खेल किस त्यौहार पे खेला जाता है। तो बिहू, बिहू के दौरान ढोप खेल खेला जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इंसु कन्वर, इंसु कन्वर की बात करें तो इंसु कन्वर कहाँ का होता है, मिजोरम का होता है। और ये एक तरीके का रॉड पुशिंग गेम है। जैसे रस्सा कसी हम लोगों में क्या होता है, रस्सा कसी में 2 लोग रस्से को आपस में अपनी तरफ खींच रहे होते हैं और जो टीम रस्से को खींच लेती है वो जीतती है। लेकिन रॉड पुशिंग में क्या होता है कि एक टीम दूसरी टीम को धक्का दे रही, मतलब सिंगल हैंडेड होता है, मतलब 2 लोगों के बीच में होता है, इसमें कोई टीम नहीं होती है। तो बीच में ऐसे बांस का डंडा होता है और यहाँ पे ऐसे लाइन खींची हुई होती है, ठीक है। तो अगर ये वाला धक्का लगाते हुए इस लाइन को क्रॉस कर जाता है तो ये जीतता है, अगर ये वाला धक्का लगाते हुए इस लाइन को क्रॉस कर जाता है तो ये जीतता है। इसको रॉड पुशिंग गेम भी कहते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे तीर। तीर कहाँ का है, मेघालय का है। और केने, केने भी मैंने बताया था ना कि एक तरीके की कुश्ती होती है। तो ये केने जो कुश्ती होती है ये नागालैंड में होती है। जो नागा ट्राइब है वो नागा ट्राइब के मतलब नागा ट्राइब इसको करती है, नागा ट्राइब का बनाया जाने वाला एक त्यौहार है। फिर बात करते हैं पारंपरिक और आधुनिक खेलों के बीच अंतर की। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे 1 मार्क में पूछा जा सकता है, 1 या 2 नंबर में इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि पारंपरिक और आधुनिक खेलों के बीच में क्या अंतर है, ठीक है। पारंपरिक या आधुनिक खेलों के बीच में क्या अंतर है। तो ये 3 तरीकों से अंतर आता है। पहला तो फिजिकलिटी के आधार पर आता है कि जो शारीरिक क्षमता या शारीरिक विकास पे आता है। तो पारंपरिक खेलों में क्या होता है कि ट्रेडिशनल खेल में जो बच्चा होता है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, कि रनिंग है या किसी भी तरीके का कोई भी है, जैसे दौड़ भाग वाले ही मोस्टली पारंपरिक गेम्स जो होते हैं वो होते हैं, या बॉल वाले कोई भी गेम होगा तो उसमें बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। लेकिन आधुनिक गेम्स की अगर बात करें, डिजिटल जो गेम्स हमारे हो रहे हैं, जैसे GTA 5 हो गया, पबजी हो गया, या कोई भी हो गया, PS5 के कोई भी गेम्स हो गए, तो उसमें बच्चा क्या है, एक्टिव नहीं है, मतलब फिजिकली एक्टिव नहीं है। वो एक एक चेयर पर बैठ करके गेम खेल रहा है ना, तो फिजिकली एक्टिव नहीं होता है। फिर सोशल की बात करें तो जो हमारे पारंपरिक गेम्स होते हैं उसमें बच्चा फेस टू फेस लोगों से मिल रहा होता है, फेस टू फेस लोगों से बात कर रहा होता है, फेस टू फेस खेल रहा होता है, तो सोशली एक्टिव होता है, समुदाय की भावना आती है। लेकिन
जो आज के जो गेम्स हैं, जो आज के जो डिजिटल गेम्स हैं जिनको हम कहते हैं, उसमें जो हमारा सोशलाइजेशन होता है वो स्यूडो सोशलाइजेशन होता है। स्यूडो सोशलाइजेशन का मतलब एक ऐसा सोशलाइजेशन जो असली नहीं है ना, कि हम ऑनलाइन भी किसी के साथ में गेम खेलना है तो हमें नहीं पता कौन है, कहाँ से है, क्या है, तो वो आइसोलेट ज़्यादा करते हैं आज के गेम की। बच्चा कमरे में ही दिन भर बैठा बैठा GTA 5 ही खेल रहा है, तो ये चीज़ हो गई। फिर कॉस्ट की बात करें तो पारंपरिक गेम्स जो हमारे हैं वो फ्री हैं और या तो जीरो कॉस्ट, मतलब लो कॉस्ट है या जीरो कॉस्ट है। जैसे अगर बच्चे को क्रिकेट भी खेलना है, जैसे बचपन में हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे तो हमारी बॉल सामने वाले जो अंकल जी रहते हैं उनके घर में चली जाती थी, तो कभी कभी तो वो बॉल वापस मिल जाती थी, कभी कभी नहीं मिलती थी। मिल जाती थी तो ठीक है, अगर वो नहीं मिलती थी तो हम लोग पन्नी की बॉल बना लेते थे, एक पन्नी में खूब सारा कागज भर के और उस पन्नी को बांध के बॉल बन गई। बैट है, बैट तो हम लोगों के पास है, बस हो गया काम। लेकिन जो डिजिटल गेम्स हैं उनके लिए आपको सारे इक्विपमेंट चाहिए, गैजेट चाहिए। आपको अगर अगर आपको GTA 5 खेलना है तो आपके पास में PS5 होना चाहिए, एक महंगा कंसोल होना चाहिए, नहीं कंसोल तो गेमिंग लैपटॉप हो, गेमिंग PC हो। अब तो एक और नया फैशन आ गया है गेमिंग चेयर का, 20,000 की गेमिंग चेयर आती है, तो वो एक चीज़ है। तो हमारा ये फ्री होते हैं और ये इनके लिए हमें महंगे उपकरण की ज़रूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं NEP क्या कहता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात पता होनी चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है, आप समझ लीजिए इस बात को। NEP ने ये कहा है कि अब जो गेम है वो हमारा कोर सब्जेक्ट है, को करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, ये हमारा कोई सहायक शैक्षणिक चीज़ नहीं है, अब हम इसको बाकायदा पढ़ाएंगे। और इसीलिए NCERT ने गेम की किताबें भी ऐड कर दी हैं। जैसे एक किताब है खेल यात्रा, एक किताब ऐड करी है खेल यात्रा और दूसरी किताब ऐड करी है खेल योग, है ना, दूसरी किताब ऐड करी है खेल योग। तो दो किताबें हमारी NCERT ने ऐड करी हैं। दूसरी चीज़, लक्ष्य क्या है, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, क्योंकि ये बात तो आप जानते हैं कि खेल से बच्चे का फिजिकल, कॉग्निटल कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल तीनों तरीके का विकास होता है। फिजिकल मतलब शारीरिक, कॉग्निटल मतलब मानसिक, और सोशियो इमोशनल का मतलब होता है सामाजिक और सांवेगिक। ठीक है, ये तीनों तरीके का विकास होता है खेल खेलने से, तो इसलिए NEP ने ऐड किया है। पंचकोश सिद्धांत की बात करें तो पंचकोश सिद्धांत पर आधारित होते हैं। जैसे 5 कोश का मैंने आपको योगा में बताया था कि एक व्यक्ति का जो शरीर होता है वो पंचकोशीय होता है। मतलब कौन सा होता है, सबसे पहले हमारा अन्नमय कोश होता है, फिर मनोमय कोश होता है, फिर विज्ञानमय कोश होता है, प्राणमय कोश होता है और आनंदमय कोश होता है। ये 5 तरीके का कोश हमारा होता है। मेथड, इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय तरीकों को ऐड करना। फिर ट्रेडिशनल गेम्स ही क्यों, तो ये तो हम बता ही चुके हैं, क्योंकि इससे हमारा फिजिकल जो होता है वो भी होता है, सोशियो इमोशनल भी होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है, और इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल। इकोनॉमिक कैसे होता है, क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है ये बहुत कम होती है और एक्सपेंसिव नहीं होती है और पर्यावरण से रिलेटेड होता है। फिर बात करते हैं गेम। अब गेम्स की बात करते हैं सबसे पहले लागोरी की, लागोरी या सतोलिया। ये बढ़िया गेम है, आप लोगों ने इस गेम के बारे में सुना होगा। इसमें जैसे 7 हमारी गिप्पल होती हैं, ऐसे लकड़ी के फ्लैट टुकड़े या पत्थर के फ्लैट टुकड़े होते हैं, तो हम 7 पत्थरों को ऐसे इकट्ठा करते हैं। 2 टीम होती हैं, एक टीम में एक ये बॉल फेंकने वाला बच्चा होता है, ये बॉल फेंक के इसको गिराता है। फिर बाकी टीम के बच्चों की जिम्मेदारी होती है कि इसको जोड़ना है, बस इस बीच में ये बॉल से इसको फिर से मार सकता है ना। तो इसको पढ़ लेना क्या है, 7 फ्लैट स्टोन होने चाहिए, एक रबर की बॉल होनी चाहिए। टीम ए जो होती है हिटर थ्रोज द बॉल फ्रॉम 20 फीट टू नॉक डाउन द स्टोन, स्टोन गिराता है। दूसरी टीम की जिम्मेदारी होती है टीम ए ट्राइज टू रीबिल्ड द स्टैक क्विकली, इसको बनाने की जिम्मेदारी होती है। टीम बी जो होता है ट्राइज टू हिट टीम ए मेंबर विद द बॉल बिलो द नीज, हाँ घुटने के नीचे मारना होता है। इसमें की स्किल क्या क्या आती हैं, एजिलिटी, एजिलिटी मतलब होता है फुर्ती, एम का मतलब होता है निशाना और डॉगिंग का मतलब होता है बचाव। ठीक है, ये देख लो मैप आप। अच्छा हाँ, सतोलिया को ही और अलग अलग नामों से क्या कहते हैं, सतोलिया को पिट्टू भी कहा जाता है, डंगुल्ली भी कहा जाता है, नालूगू रल्लू वट्टा भी कहा जाता है, किट्टी पुल भी कहा जाता है, विट्टी डुंडू भी कहा जाता है और सतोलिया भी कहा जाता है। अब इसमें हमको देखने को क्या मिल रहा है, हमको क्या पता चल रहा है कि ये हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कि एक ही गेम है उसको हम अलग अलग नामों से अलग अलग राज्यों में खेला जा रहा है। ठीक है, गेम ट्रेवल्स विद कल्चर एंड कनेक्ट द नेशन, देश क्या करते हैं, संस्कृति के साथ यात्रा करते हैं और देश को जोड़ते हैं। ये लाइन मैंने इसलिए ऐड कर दी यहाँ पे क्योंकि आप चाहना तो आपका डिस्क्रिप्टिव अगर आता है तो आप इस तरीके की लाइंस ऐड कर सकते हैं उसमें, एग्जामिनर को थोड़ा सा इंप्रेस करने के लिए। क्योंकि गेम के बारे में एक होता है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज होना, और एक होता है कि थोड़ा सा आप जब उसके बारे में थोड़ी सी बात कर रहे होते हो तो वो ज़्यादा बेटर फील देता है। फिर बात करते हैं गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा में तो हमारी फिजिक्स पूरी तरीके से इन्वॉल्व होती है, PHYSICS, फिजिक्स पूरी तरीके से इन्वॉल्व होती है। जैसे ये प्रक्षेप का पथ होता है ना, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th हाई स्कूल में, जिसमें सॉरी 9th हाई स्कूल में ही है फिजिक्स में। इक्विपमेंट क्या चाहिए हमको, गिल्ली चाहिए, और गिल्ली की लंबाई और डंडे की लंबाई ये दोनों पता होना चाहिए। गिल्ली जो है 3 से 6 इंच तक की हो सकती है, 3 to 6 इंच, और डंडा 2 फीट का। ठीक, विज्ञान से क्या जुड़ाव है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन,
गिल्ली डंडा खेलने से प्रोजेक्टाइल मोशन जो है डिफाइन होता है, जैसे इसकी रेंज क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ठीक है, F बराबर ma लगता है, और इस जो इसका जो ये होता है वेग, ये इस तरीके की डायरेक्शन होती है, तो इसमें हमारे दो कंपोनेंट हो जाते हैं, ठीक है, एक हमारा v cos थीटा होता है, दूसरा v sin थीटा होता है, लेकिन इतना डीप फिजिक्स तुम लोगों से पूछी नहीं जाएगी, ठीक है। बल्लेबाजी के खेल जैसा है, लेकिन खर्चा कोई नहीं है ना, तो ऐसे इस तरीके से गिल्ली डंडा। फिर बात करते हैं खो खो और कबड्डी। खो खो और कबड्डी को तो मैंने पूरी तरीके से जो है डिस्क्रिप्टिव में ही करा दिया है, पूरी पूरी एक एक वीडियो है, एक खो खो पे है, एक कबड्डी पे है, लेकिन फिर भी समझ लो खो खो का ओरिजिन कहाँ से होता है, महाराष्ट्र से। एक्शन क्या होता है, रनिंग एंड चेजिंग। बेनिफिट क्या होते हैं, स्पीड, टाइमिंग और इंडोरेंस को बढ़ाता है। कबड्डी की बात करें तो कबड्डी में क्या होता है, टैगिंग, रिटर्निंग टू द बेस, मतलब टैगिंग मतलब ये हमला करना और वापस जाना, इस तरीके से। बेनिफिट क्या होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम की, क्योंकि इसमें सांस रोक के बोलना होता है ना, कबड्डी 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 कबड्डी, इसको चैंट बोलते हैं, जैसे लगातार कबड्डी 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 बोलने को हम लोग ही क्या बोलते हैं, चैंटिंग बोलते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी, ब्रेथ कंट्रोल एंड रिफ्लेक्स एक्शन, की सांस पर नियंत्रण और रिफ्लेक्सेस तेज होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, इंडोर ट्रेडिशनल गेम कौन कौन से होते हैं, या पल्ला झुंगी, ये साउथ इंडिया का गेम है, ठीक है, 4 कप्स एंड इसको देख लेना। फिर बात करते हैं पचीसी, ये तो पचीसी होता है, वही लूडो को पचीसी कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये पचीसी हो गया। सिमेट्रिकल क्रॉस बोर्ड, टीचर्स स्ट्रेटजी, चॉइस एंड टीम स्पिरिट। फिर मोक्षपट या सांप सीढ़ी, ठीक, इसको देख लेना। मतलब इसमें हम सांप सीढ़ी के बारे में क्या बताएं, लगभग सभी ने खेला है ना, तो जो गेम सारे लोगों ने खेल रखे हैं, लेकिन हाँ ये पता होना चाहिए कि ये हमारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं। अगर कोई कहते, अगर क्वेश्चन यही आ जाता है कि भारत के किन्हीं 5 ट्रेडिशनल गेम का नाम लिखो, तो ये दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ ये भी ट्रेडिशनल गेम हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये कोई नहीं कह सकता कि वो 2 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछेंगे। वो 1 नंबर में पूछ सकते हैं कि नहीं 5 भारतीय पारंपरिक खेलों का नाम लिखो, तो 5 खेल हमें पता होना चाहिए ना कि हम क्या लिख देंगे। हाँ तो हम थांगला लिख देंगे, हम धोप खेल लिख देंगे, हम केने लिख देंगे, हम नहीं याद आ रहा अगला कि हमको ये पता है कि हाँ वो गिप्पल वाला गेम होता है जिसमें 7 वो होते हैं, ब्लॉक होते हैं, उसका नाम क्या होता है, नहीं याद आ रहा तो क्या करोगे, तो हम लूडो लिखेंगे, हम सांप सीढ़ी लिखेंगे। सांप सीढ़ी का रियल नेम मोक्षपट नहीं याद आ रहा है तो हम सांप सीढ़ी लिख देंगे। हम कबड्डी खो खो लिख सकते हैं। तो एक ओवरव्यू होना चाहिए कि हाँ ये भी मेरे लोकल गेम्स हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन वर्सेस ट्रेडिशनल प्ले। हाँ ये तो अभी मैंने अभी बता दिया ना कि ये ट्रेडिशनल जो हमारे पारंपरिक गेम होते हैं और डिजिटल गेम क्या होते हैं, इससे पहले वाले में बता दिया। उसमें मैंने ये बताया था कि शारीरिक बता दिया था, आइसोलेशन बता दिया था, एक्सपेंसिव बता दिया था। अब स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। आई स्ट्रेन क्या होता है, डिजिटल गेम्स में हमारी आंखों पर जो है स्ट्रेन पड़ता है, लेकिन ट्रेडिशनल गेम में फुल बॉडी फिटनेस पे काम होता है ना। तो ये एक पॉइंट इसमें ऐड हो गया। बाकी ये मतलब क्योंकि मैंने हाथ से वो उससे हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, फिर उसके बाद में मैंने उनको कन्वर्ट किया इसमें इस तरीके से, तो ये दो बार लग गई स्लाइड। चलो आगे देखते हैं। फिर खेल योगा जो किताब है, ये हमारी क्लास 4th की है, क्लास 4th की है। 4th मतलब ये 3 to 5 वाली है, तो क्लास 4th की किताब की बात करते हैं। टारगेट क्या है, प्रिपरेटरी स्टेज का, क्योंकि इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि क्योंकि जब उन्होंने हिंदी में वो ये पूछ सकते हैं कि शेर खान ने जो है भालू से क्या कहा, या हिंदी में लास्ट ईयर का केवीएस का पेपर अगर किसी ने दिया होगा उसको पता होगा, तो उसे ये पता होगा कि वो ये पूछ सकते हैं कि हीरा और मोती किसके नाम थे, तो हीरा और मोती बैल के नाम थे। तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि कक्षा 4 में चलने वाली जो खेल की किताब है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है खेल योग, ठीक है। यूनिट क्या क्या है, मेन जो है इसमें हम लोग बेसिक मोटर मूवमेंट और अवर गेम्स, योगा फॉर डेली लाइफ, ये 3 यूनिट जो है ये हमारी बेसिक है। गोल क्या है, जॉयफुल प्ले, बच्चों को खुशी से खेलना। इंट्रोड्यूसिंग अष्टांग योग, अष्टांग योग कौन कौन से होते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया है। एक होता है यम, दूसरा होता है नियम, तीसरा होता है आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर होता है ध्यान, फिर होता है धारणा, फिर होता है समाधि, ठीक। यम नियम आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांग योग होते हैं, ठीक। और ये किसने दिए थे, तो ये पतंजलि ने दिए थे, ये पतंजलि के अष्टांग योग हैं। तो बच्चों को अष्टांग योग से इंट्रोड्यूस कराना। बाकी इसकी स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये पूरी प्रॉपर पीडीएफ जो है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक। तो वैसे एनसीईआरटी की बात करते हैं खेल यात्रा की, तो एनसीईआरटी ने एक और नया टर्म इंट्रोड्यूस किया था, खेल यात्रा। तो खेल यात्रा क्या है, कक्षा 3-4 से शुरू करनी है। टारगेट क्या है, कक्षा 6 और 7। फोकस किस किस चीज़ पे करना है हमको, मोटर फिटनेस और बाकी जो गेम्स हैं, हैंडबॉल है, खो खो है और एडवांस योगा।
कक्षा 7 में क्या है, कल्चरल गेम्स को ऐड किया गया है। ये जिन कल्चरल गेम्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, लोकल गेम्स की, ये कक्षा 7 से ऐड हुए हैं। क्यों है भैया? जैसे ये गेम का नाम है घोरपड़ीचे शिपूत, घोरपड़ीचे शिबूत। ये गेम किससे रिलेटेड है? तानाजी। ये तानाजी हमारे महाराष्ट्र के थे, और मतलब युद्ध वगैरह उस टाइप का वाला सीन है इनका। ठीक है, जैसे धान की बाली एक गेम है, इसी कक्षा 7 में मैं बता रहा हूँ, एक गेम है धान की बाली। ठीक है, तो ये किस चीज़ के लिए है कि बच्चों को कल्चरल एक्टिविटीज से जोड़ना। ये गेम का नाम है दापो न्यार का सुनाम, दापो न्यार का सुनाम। ये बैम्बू रेसलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ट्राइब है ना, दपो न्यार का सुनाम। तो ये इन गेमों को ऐड किया गया है एनसीईआरटी में। फिर आगे बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव, सरकार की क्या क्या पहल रही बच्चों को गेम के बारे में वो करना। तो सबसे पहले भारतीय खेल, तो 1000 स्कूल हम लोगों ने ऐड किए हैं, इंट्रोड्यूसिंग 1 इंडिजिनस गेम पर मंथ विया फिजिकल एजुकेशन। ठीक, समझ में आई बात? तो पहला भारतीय गेम्स को हमने 1000 स्कूल का चयन किया, ये बात याद रखना, कितने स्कूलों का चयन किया। दूसरा खेलो इंडिया जो योजना है, ठीक, इसका। और इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब हमें अब जो है वो 90 घंटे देने हैं एक शैक्षिक वर्ष में, है ना, कि टोटल जो हमारा एक साल है उसमें 90 घंटे देने हैं प्राइमरी लेवल पर गेम के लिए। इस बारे में भी बात की गई है। फिर आगे बात करते हैं खेल का विज्ञान और मूल्य, खेल की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहला, खेल से हमको जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, कि अगर हम बच्चों को खेल खिला कर कुछ पढ़ाते हैं तो वही चीज़ है ना कि करके सीखना वाली जो बात होती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, बच्चा खुद अपने आप से करके सीखता है। दूसरा, इक्वलिटी वाली फीलिंग आती है, क्योंकि जब हम गेम खिला रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत होशियार है, क्योंकि हम पढ़ाई के बारे में जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम ये चीज़ को सोच सकते हैं कि हाँ ये बच्चा होशियार है, उसमें बच्चे भी सोच सकते हैं कि अरे बताओ इसका क्वेश्चन हो गया, मेरा नहीं हो पाया। लेकिन जब आप गेम की बात कर रहे हो, जब बच्चों को खेल खिला रहे हो तो वहाँ पे सारे बच्चे सेम है, कि अगर आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार भी है, लेकिन जब आपका टर्म आएगा ना तभी आप बैटिंग करने जाएंगे। कि ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार हूँ, मैंने लास्ट क्लास जो है मैंने टॉप की थी, तो इस बार मुझे जो है दौड़ के पहले जाना चाहिए, मैं फर्स्ट बैटिंग करूँगा, नहीं हो सकता ना। तो वहाँ पे सारे बच्चे कैसे हैं, समान है। कि ऐसा नहीं है मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ इसलिए मुझे 2 बार आउट करोगे तब मैं आउट होऊंगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आप पहली बॉल पे आउट हो गए तो आप आउट। तो एक हमारी इक्वलिटी वाली बात आके निकल के आती है। दूसरी, सिविक सेंस या सिविक वैल्यूज़ को बढ़ाने का काम करते हैं गेम्स। कैसे बढ़ाते हैं? क्योंकि गेम्स में डिसिप्लिन होता है। गेम्स में क्या होता है? डिसिप्लिन होता है। आप किसी भी एथलीट को देखेंगे, वो किसी भी गेम का एथलीट हो, मैं एथलीट की बात कर रहा हूँ, मैं बैठ के खेलने वाले गेम की बात नहीं कर रहा। तो कोई भी एथलीट होता है तो वो चाहे 50 साल का हो जाए, 55 साल का हो जाए, आपने देखा होगा कि उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो वैसा ही होता है, मतलब वो एक कॉमन आदमी के स्ट्रक्चर से अलग होता है। जैसे आप महेंद्र सिंह धोनी को देख लीजिए, ठीक है, या आप किसी और पुराने प्लेयर को देख लीजिए, तो उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो डिसिप्लिन आती है, जो एथिक्स डेवलप होते हैं गेम से, तो वो जो सिविक वैल्यू होती है वो डेवलप करता है। दूसरा, करेक्टर। करेक्टर कैसे? क्योंकि गेम के जो रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, जैसे एथिक्स इन गेम्स तो पूरा एक टॉपिक ही है, एथिक्स इन गेम्स, इसके बाद में पढ़ा दूंगा मैं आप लोगों को। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमको क्या है, फेयर प्ले की भावना का विकास होता है, कि चीटिंग नहीं करनी है। एक टीम स्पिरिट का वो होता है कि हाँ सामने वाली टीम है या मेरी टीम है, मुझे मेरी टीम के लोगों के साथ में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। दूसरा, एक कंबाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, कि अगर आप टीम में हैं तो आप टीम के लिए खेल रहे हैं, आप अपने लिए नहीं खेल रहे हैं। कोई भी गेम जो टीम गेम होता है तो उसमें होता है कि मुझे अपनी टीम को जिताना है। ये नहीं होता ना कि आप अकेले, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी गेम, अगर आप कोई भी टीम गेम खेल रहे हैं उसमें आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तो आप जीत गए, टीम से मतलब नहीं है, तो पूरी टीम की जिम्मेदारी है। ठीक है। विरासत का सम्मान, आगे बात करते हैं। चैलेंजेस क्या है, ये बहुत समस्या है कि चैलेंजेस हमारे सामने क्या क्या आ रहे हैं। तो लेक ऑफ रूरल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स एंड फंडिंग। ठीक है, कि हम जो लोकल गेम्स हैं, बड़े शहरों में तो चलो ठीक है, गेम्स के लिए जगह मिल है, बड़े बड़े स्कूल्स में जगह है, लेकिन जो रूरल एरिया है वहाँ पे हमारे पास में गेम्स को खेलने के लिए जगह नहीं है। ठीक है, फंडिंग की दिक्कत आती है। और दूसरी चीज़, जो एक चीज़ है वीडियो गेम एडिक्शन की। आज बच्चा 4 साल का होने के बाद में फ़ोन चलाना प्रेफर करता है, वो घर से बाहर निकल के आउटडोर गेम्स खेलना प्रेफर नहीं करता। कि जैसे एक मीम भी बहुत वायरल होता है कभी कभी, कि उसमें आपने देखा होगा कि मदर इन 2000, कि बच्चे मम्मी मम्मी बच्चे पे चिल्ला रही होती है कि घर के अंदर आ। ठीक है, मदर इन 2025, अब मदर बच्चे पे चिल्ला रही होती है कि घर के बाहर जाके खेलो, है ना। तो वो एक चीज़ हो गई है। फॉरगॉटन कल्चरल हेरिटेज, तो कल्चरल हेरिटेज तो वो चीज़ होगी, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कल्चरल हेरिटेज तो फॉरगेट होता ही जाएगा। क्योंकि ये चीज़ है, जब आप सोशल नहीं बनेंगे, आप सोसाइटी में लोगों से बात नहीं करेंगे, तो आप
आप सोसाइटी के साथ में इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो आप कल्चरल चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको पता ही नहीं है बच्चों को, वो उनके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता है। बैकग्राउंड मतलब कि जो जहाँ से वो जो उनके देश मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं लोकल एरिया की, वही नहीं पता कि हाँ किसी एरिया में जूट का उत्पादन होता है, लेकिन उसको जूट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है कि जूट क्या होता है। अच्छा जूट ये होता है, जूट से रस्सी बनती है, अच्छा डलिया भी बन जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें कि फॉरगॉटन कल्चरल हेरिटेज, कि जैसे कोई आकर के कह देगा कि प्याज तो पेड़ पे लगता है ना। तो अब ये चीज़ भी नहीं पता है बहुत से बच्चों को कि कौन सी फसल होती है, कौन सी फसल कैसे होती है, किस फसल को पानी चाहिए, किस फसल को नहीं पानी चाहिए। तो ये कल्चरल चीज़ें हैं जिनको जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन होता जाएगा वैसे वैसे कल्चरल चीज़ों पे ये कम होता जाएगा। समाधान क्या है? इंटीग्रेशन इनटू एनसीईआरटी स्कूल करिकुलम, खेल योग या खेल यात्रा, ये जो किया एनसीईआरटी ने। कम्युनिटी फेस्टिवल एंड इंटर जनरेशनल मॉनिटरिंग, कम्युनिटी फेस्टिवल को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइज करें। डिजिटल ऐप्स फॉर रिमोट कोचिंग एंड स्प्रीडिंग अवेयरनेस, कि ऐप्स ऐसे होने चाहिए, या पेरेंटल कंट्रोल वाली जो चीज़ें होती हैं आजकल बहुत सारे ऐप्स पेरेंटल कंट्रोल देते हैं कि एक पेरेंट जो है वो डिसाइड कर सकता है कि मेरा बच्चा कितनी देर फ़ोन यूज़ करेगा और उसमें वो किस तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करेगा। ठीक, आगे आगे क्या है समाधान? क्या है? शिक्षा में एकीकरण जो कर दिया एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने क्या किया? एनसीईआरटी ने यही तो किया, कहा पाठ्य पुस्तक में खेलों को शामिल करना, खेल के माध्यम से सीखना। एनसीएफ 2023। समग्र विकास क्यों करना है? क्योंकि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। ठीक, फिर अच्छा यहाँ पे फिर से यूपी टेट आ गया। तो भैया अगर आप लोग में से कोई आपका दोस्त यार भाई बंधु यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए टारगेट टेस्ट सीरीज है जो कि 2,299 की थी, इस समय ऑफर प्राइस चल रहा है 159 का। ये 25 मार्च से रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। प्रोग्राम 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। इसके लिए भी आपको जो टेलीग्राम की लिंक है वो बायो में मिल जाएगी, उसमें आप चैनल पे आइए, वहाँ पे किसी भी पोस्ट पे आप कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर मुझे यूपी टेट की टेस्ट सीरीज लेनी है। इसमें आपको मिलेगा 10,000 प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब्जेक्ट सारे कवर हो जाएंगे और इसमें PYQ बेस्ड आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। डेली प्रैक्टिस के लिए MCQ मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट ले लूँगा मैं, फुल मॉक टेस्ट दे दूँगा, टोटल 100 एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया है क्योंकि आपने नोट्स मेरे देखे ही हैं मैं किस तरीके से प्रिपेयर करता हूँ। और क्वेश्चन भी जो KVS की प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा, जिसने भी ई बुक वगैरह ले रखी है, आप उनसे क्वेश्चन पूछिएगा। और बाकी KVS का एग्जाम होने के बाद में आप देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं हम इन्हें कैसे बचा सकते हैं। किसको बचाना है भैया? गेम्स को बचाना है। स्कूल में पारंपरिक खेल दिवस मनाओ, स्थानीय त्योहारों और पर्यटन में गेम को शामिल करो। और वैसे भी देखो टूरिज्म ने तो बहुत अच्छा किया है। अगर डिजिटलाइजेशन से कोई बहुत अच्छा फायदा हुआ है तो वो हुआ है टूरिज्म। कि आज पहले लोगों को लगता था, पहले टूरिज्म कम था। टूरिज्म कम था, क्यों टूरिज्म कम था? क्योंकि अवेयरनेस बहुत कम थी, डिजिटलाइजेशन नहीं था, टिकट नहीं मिलते तो लोगों को पता ही नहीं कहाँ जाना है। आज के समय में आप देखो इंस्टाग्राम पे देखो चंद्रताल, पता नहीं कितने लोगों ने चंद्रताल का ट्रैक कर डाला, त्रियुंड ट्रैक, स्पीति वैली, लेह टू लद्दाख ट्रिप, ये बहुत ये थी फेमस थी, लेकिन इतना फेमस नहीं था जितना डिजिटलाइजेशन ने किया। और बहुत सारा ऐसा, जैसे मैं खुद ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल कर चुका हूँ, पूरा इंडिया मेरा घूमा हुआ है, क्योंकि मुझे लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप वहाँ की चीज़ें खा रहे हैं। जैसे मैं हिमाचल गया तो मैंने पहली बार सीडू खाया, सीडू जो वहाँ की डिश होती है। मैं वहाँ के लोगों से मिला तो कैसे लोग हैं वहाँ के, कैसे बात करते हैं, कैसा कल्चर है वहाँ का। मनाली में तो स्नोफॉल हो गया, मैं 3 दिन फंसा रहा था। मैंने वो भी चीज़ देखी कि हाँ अब कैसे होगा, अब कैसे क्या करना है। अच्छा यहाँ के लोग ऐसे काम करते हैं, इस तरीके से खाते हैं, इस तरीके से चीज़ों को टैकल करते हैं, इस तरीके से वो करते हैं, कि क्यों यहाँ पे इतनी चीज़ें महंगी हैं, किस लिए मैं तो किस तरीके से वो होता है। या आप जब बाकी कहीं जाएंगे तो आपको वहाँ का कल्चर मिलेगा। तो सभी त्योहारों और पर्यटन में शामिल करो। सरकारी पहल और वृत्तचित्र, सरकारी पहल हो चुकी है। युवा क्लब टूर्नामेंट, हाँ इस तरीके के गेम के लिए हम लोगों को करना चाहिए। जो छोटे छोटे गेम्स हैं, लोकल गेम्स के लिए हम लोगों को लोकल गेम के टूर्नामेंट कराने चाहिए। जैसे टूर्नामेंट हमें करा देना चाहिए लोकल गेम का, है ना। तो वो चीज़ है। गिल्ली डंडा टूर्नामेंट, तो हालांकि गिल्ली डंडा के लिए तो होता भी है, मेरे यहाँ जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे गिल्ली डंडा का टूर्नामेंट होता है। ठीक, निष्कर्ष क्या निकल के आया है इन सब बातों का? इन सब बातों का क्या निष्कर्ष निकला? इन सब बातों का निष्कर्ष ये निकला कि इन खेलों को बढ़ावा देने का मतलब है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और आत्मा को संरक्षित करना। ठीक है, सोल ऑफ इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी। बस, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। मैं चाह रहा था कि इस वीडियो को मैं 15 मिनट में ख़त्म करूं, लेकिन इस वीडियो में लग गया 30 मिनट। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो इसके बाद में अगला बैच स्टार्ट होगा वो लेखपाल के लिए भी एक बैच होगा। हालांकि यूपी टेट के लिए कर दिया, लेखपाल के लिए भी मैं पूरी प्रॉपर कोशिश कर रहा हूँ नोट्स जो है प्रिपेयर करने की। क्योंकि इस बार ये होगा ना कि जैसे मैं क्लास स्टार्ट करूँगा वैसे मैं नोट्स देना शुरू कर दूँगा। क्योंकि KVS ये मेरा फर्स्ट टाइम था। अभी जो मैंने आप लोगों से KVS टियर 2 का जो हुआ है, ये मेरा फर्स्ट टाइम था क्लास लेने का ऑनलाइन। ठीक, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए नोट्स के लिए, और वीडियो को क्या कर देना है, शेयर कर देना है दोस्तों के साथ में, और बता देना है कि बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो।